Hello friends, I am Dr. M.K. Sharma, HOD Biology, न्यूक्लियस कैरियर पॉइंट चौंग। आज हम मानव कार्यकी के एक टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे जिसका नाम है पाचन। स्टूडेंट्स, सभी प्रकार के कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी भी प्रकार का कार्य हो, चाहे जिसमें चलना, खेलना, दौड़ना, जैसे भी क्रिया होती है, उस सभी के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के भोजन को ग्रहण करते हैं। भोजन जो ग्रहण करते हैं वो सरल रूप में ग्रहण ना करके इसे हम जटिल रूप में ग्रहण करते हैं। ये जो जटिल भोजन है वो हमारी आहार नाल के द्वारा सीधे अवशोषित नहीं हो सकता। इसके लिए एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसे हम कहते हैं पाचन। पाचन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जटिल कार्बनिक अविसरणशील भोज्य पदार्थों को सरल कार्बनिक व विसरणशील कार्बनिक भोज्य पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। अब हमें यह देखना है कि हम भोजन के रूप में किन किन अवयवों को ग्रहण करते हैं। मतलब देखते हैं कि हम कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कि हमारे भोजन में कौन कौन से तत्व उपस्थित होते हैं। तो मुख्य रूप से हमारे भोजन में जो तत्व उपस्थित होते हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स तथा जल। ये हमारे भोजन के प्रमुख अवयव होते हैं। अगर हम इनकी एक एक करके स्टडी करते हैं तो हम देखें, सबसे पहले लेते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा भोज्य पदार्थ होता है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्वारा निर्मित होता है। अगर इसका रासायनिक संगठन देखा जाए तो हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो बिल्कुल जल के समान 2:1 होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो अधिकतर सरल कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। उस घुलनशील होने का मुख्य कारण होता है ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात। इसके एग्जांपल है ग्लाइकोजन, स्टार्च, ग्लूकोज आदि। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की ऊर्जा की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा कम मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से ध्यान देने की बात है कि कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा कम मिलती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से जो भी ऊर्जा मिलेगी वो तुरंत ऊर्जा मिलती है। अगर हम कहीं से थके हुए हैं या कहीं से कोई भी काम करके आते हैं तो सबसे पहले अगर हमें जिस भोजन को ग्रहण करना चाहिए जिससे हमें तुरंत ऊर्जा मिले वो होता है कार्बोहाइड्रेट। जब हम नॉर्मली हम किसी घर मेहमान के रूप में जाते हैं तो वो हमें क्या चाय पिलाते हैं, जूस पिलाते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि उसमें होती है शर्करा। शर्करा मतलब ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है जो तुरंत ही आहार नाल के द्वारा अवशोषित होकर के रक्त में जाके हमें ऊर्जा प्रदान करता है। वरना हम चाहें, जैसे हम घी होता है, घी होता है, वसा जो होती है, वसा घी में ऊर्जा ज्यादा होती है। घी में ऊर्जा ज्यादा होती है, लेकिन वो जो ऊर्जा होती है वो हमें काफी लंबे समय बाद में मिलती है। ऐसा कभी नहीं है कि हमने घी खाया और हमें तुरंत ऊर्जा मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी फैट, वसा की अगर अपन बात करते हैं तो वसा का निर्माण भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्वारा ही होता है। अब इसमें अंतर देखते हैं हम। इसमें अंतर क्या है कि वसा और कार्बोहाइड्रेट जब दोनों एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर के बने हुए होते हैं तो इनमें अंतर क्या होता है? इनका अंतर होता है कि वसा में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है वो 2:1 कभी नहीं होता। ये अलग अलग वसाओं के लिए, जैसे अलग अलग तेल के लिए, अलग प्रकार के तेलों के लिए, घी के लिए ये अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये कभी भी 2:1 नहीं होता। और यही कारण है कि वसाएं, चाहे वो तेल हो चाहे वो घी हो, वो जल में अघुलनशील होती है, जल में कभी नहीं घुलती है। नेक्स्ट, तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं प्रोटीन की। अब प्रोटीन का संरचनात्मक संगठन देखें कि ये किन किन चीजों से मिलकर के बना हुआ है। तो प्रोटीन का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस आदि जैसे तत्वों के द्वारा होता है। और एक विशेष बात यह है कि प्रोटीन से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। प्रोटीन केवल हमारे शरीर के निर्माण में सहायक होता है। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा आकार इतना छोटा होता है, वयस्क होने पर इतने बड़े आकार का जो प्राणी का निर्माण हो जाता है वो केवल किसकी वजह से होता है? ये प्रोटीन की वजह से होता है। तीसरी बात करते हैं हम आगे, विटामिन और मिनरल। विटामिन और मिनरल्स ना तो ऊर्जा प्रदान करते हैं, ना ही ये हमारे शरीर के निर्माण में भाग लेते हैं। इनका काम होता है ये हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक बनाते हैं, अर्थात ये हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता अर्थात इम्यूनिटी को उत्पन्न करने का काम करते हैं। और सबसे अंत में आता है जल। जल जो होता है, जल एक सार्वत्रिक विलायक के रूप में काम करता है। कोशिका में होने वाली समस्त क्रियाओं के लिए जल आवश्यक होता है। जितने भी उपापचय क्रियाएं होती है वो सभी जल की उपस्थिति में ही संपन्न होती है। हम देख रहे थे पाचन की क्रिया। जैसे कि हमने देखा कि पाचन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जटिल कार्बनिक अविसरणशील पदार्थों को सरल कार्बनिक व विसरणशील पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। पाचन की जो प्रक्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है। नंबर एक, पहला अंतःकोशिकीय पाचन, दूसरा बाह्य कोशिकीय पाचन। अंतःकोशिकीय पाचन वह क्रिया होती है जिसमें पाचन की प्रक्रिया कोशिका के अंदर होती है, जबकि बाह्य कोशिकीय पाचन ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें पाचन की प्रक्रिया कोशिका के बाहर अर्थात आहार नाल में संपन्न होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि मानव संघ कॉर्डेटा का प्राणी है, अतः इसमें अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। तो इसमें सभी कार्य करने के लिए जितनी भी जैविक प्रक्रियाएं होती हैं, पाचन, श्वसन इत्यादि, इन सभी के लिए एक विशेष प्रकार का तंत्र पाया जाता है। हम देख रहे हैं यहाँ पे पाचन की प्रक्रिया, और पाचन की प्रक्रिया के लिए मनुष्य में पाचन तंत्र पाया जाता है। अगर हम पाचन तंत्र की बात करें तो मानव का जो पाचन तंत्र होता है उसको दो भागों में बांटा गया है, आहार नाल और पाचक ग्रंथियां। तो आहार नाल की हम बात करते हैं तो आहार नाल एक नलिका रूपी संरचना होती है जो कि मुख से शुरू होकर के गुदा पर समाप्त होती है। इसके अतिरिक्त कुछ पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं जो कि पाचक एंजाइम स्रावित करती हैं भोजन के पाचन के लिए, जैसे लाल ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां, यकृत, अग्नाशय, आंतरिक ग्रंथियां आदि। ये सभी ग्रंथियां ऐसी होती हैं जो पाचन की प्रक्रिया के लिए पाचक रस या पाचक एंजाइम का स्राव करती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल। तो आहार नाल की जो उत्पत्ति होती है वो एक्टो एंडोडर्मल होती है। इसका मतलब कि आहार नाल भ्रूणीय एक्टोडर्म तथा एंडोडर्म दोनों के सम्मिलित रूप से उत्पन्न होती है। समस्त प्राणियों की आहार नाल, जिसमें मानव भी सम्मिलित है, इसे तीन भागों में बांटा गया है, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। अगर हम देखें तो इन तीनों भागों की जो उत्पत्ति होती है वो किस प्रकार से होती है, कौन से जनन स्तर से होती है। तो अगर हम बात करें फोरगट की, तो फोरगट की जो उत्पत्ति होती है वो एक्टोडर्म से, मिडगट की उत्पत्ति एंडोडर्म से और हाइंडगट की उत्पत्ति पुनः एक्टोडर्म के द्वारा होती है। और हम ये देखें कि इस आहार नाल के फोरगट, मिडगट और हाइंडगट भाग में कौन कौन से भाग सम्मिलित होते हैं। तो यह हम देखते हैं कि अगर हम फोरगट की बात करते हैं तो फोरगट में मुख से लेकर के कठोर तालु तक का भाग, मुख से लेके कठोर तालु तक का जो भाग होता है वो फोरगट में सम्मिलित किया जाता है। कोमल तालु से और रेक्टम यानी मलाशय तक का जो भाग होता है वो मिडगट में सम्मिलित किया जाता है, जिसकी उत्पत्ति एंडोडर्म के द्वारा होती है। इसी प्रकार हम अगर देखते हैं हाइंडगट या पश्चात्र की उत्पत्ति एक्टोडर्म से होती है और इसमें गुदानाल तथा गुदा द्वार सम्मिलित किया जाता है। अब अगर हम इसका देखते हैं कि मानव की आहार नाल में कौन कौन सी संरचनाएं सम्मिलित की जाती है, तो यहाँ देखते हैं कि मानव की आहार नाल मुख से प्रारंभ होकर के गुदा पर समाप्त होती है। तो सबसे पहला भाग होता है मुख, सेकंड फेरिंक्स, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत व बड़ी आंत। अगर हम बात करते हैं छोटी आंत की, तो छोटी आंत को तीन भागों में परिवर्तित किया गया है। नंबर एक, पहला ग्रहणी, जैजुनम
और इलियम। इसी प्रकार बड़ी आंत को भी 3 भागों में परिवर्तित किया गया है। नंबर 1 अंधनार, कॉलोन और मलाशय। ये 3 भाग होते हैं बड़ी आंत के। मलाशय जो है वो गुदा द्वारा शरीर से बाहर की ओर खुलता है, जिसके द्वारा अपचित भोज्य पदार्थों का निष्कासन किया जाता है। हाँ बेटा, अब हम आहार नाल के प्रत्येक भाग का अलग अलग से अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहला भाग है मुख। सबसे पहला भाग अपना आता है मुख। मुख एक ऐसी दरारनुमा संरचना है जो ऊपरी और निचले होठ के द्वारा घिरी हुई होती है, और होठों में जो पेशियां पाई जाती हैं उन पेशियों को ऑर्बिकुलरिस ओरिस कहते हैं। मुख द्वारा भोजन को ग्रहण करने का कार्य किया जाता है। दूसरा भाग आता है अपना बक्कल कैविटी या मुख गुहा। बक्कल कैविटी की अगर हम बात करते हैं तो बक्कल कैविटी एक बॉक्स के समान संरचना होती है, जिसकी छत, पार्श्व दीवारें और फर्श होता है। इसके अलावा अगर हम ब्रॉड रूप से या बड़े रूप में देखें तो मुख गुहा को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 बक्कल वेस्टिब्यूल और ओरल कैविटी। अब ये दोनों होती क्या है, कहाँ पे होती हैं? बक्कल वेस्टिब्यूल वो संरचना होती है या मुख गुहा का, बक्कल कैविटी का वो भाग जो दांतों और गालों के बीच में उपस्थित होता है, उसे हम बक्कल वेस्टिब्यूल कहते हैं। जबकि ओरल कैविटी दांतों से घिरा हुआ भाग, मुख गुहा का दांतों से घिरा हुआ भाग जो होता है, जहां पर जीभ उपस्थित होती है, उस भाग को हम कहते हैं ओरल कैविटी। अगर हम इसकी अलग अलग संरचनाएं देखते हैं तो देखें कि मुख गुहा की छत, मुख गुहा की जो छत होती है उसे हम कहते हैं पेलेट या तालु। मुख गुहा की छत को हम पेलेट या तालु कहते हैं। तालु का अग्रभाग कठोर होता है और पश्च भाग कोमल होता है, इसलिए इस तालु को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 कठोर तालु और दूसरा कोमल तालु। अगर हम कठोर तालु की संरचना देखें तो कठोर तालु का निर्माण अस्थियों के द्वारा होता है, और ये अस्थियां मैक्सिला और पैलेटाइन होती है। अर्थात द हार्ड पैलेट इज मेड अप ऑफ मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन। अगर हम हमारी जीभ को धीरे धीरे इस हार्ड पैलेट के ऊपर चलाते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है, हमें ये स्मूथ ना लग करके, चिकना ना लग करके ये खुरदरा सा महसूस होता है। अर्थात इसके ऊपर थोड़ी छोटी छोटी सी उभार उपस्थित होते हैं, और ये जो उभार होते हैं इन उभारों को हम कहते हैं पैलेटाइन उभार या पैलेटाइन रेसिस। और ये जो पैलेटाइन उभार होते हैं, ये उभार भोजन को मुख गुहा में पकड़ बनाने के लिए उपस्थित होते हैं। अर्थात ये भोजन को मुंह से फिसलने से रोकते हैं। और ये जो पैलेटाइन रिजेस होते हैं, पैलेटाइन उभार होते हैं, ये मांसाहारी प्राणियों में सर्वाधिक विकसित होते हैं और शाकाहारी प्राणियों में अल्प विकसित या अनुपस्थित होते हैं। शाकाहारी मांसाहारी प्राणी जो होते हैं वो जीवित जंतु का शिकार करते हैं, अतः उनके मुख में से वो शिकार अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, और ये पैलेटाइन रेसेस उनके ऊपर ग्रिप या पकड़ मजबूत बनाने का कार्य करती है। दूसरा भाग होता है इसका कोमल तालु। कोमल तालु जो होता है ये पेशियों द्वारा निर्मित संरचना होती है। इसका टर्मिनल एंड, इसका जो सबसे अंतिम सिरा होता है, एक छोटी घुंडी के रूप में, छोटी घंटी के रूप में उपस्थित होता है, और इस छोटी घुंडी को हम कहते हैं यूबुला। और यूबुला एक ऐसी संरचना होती है जो भोजन को निगलन की क्रिया के दौरान नाक में प्रवेश करने से रोकती है। हाँ, अब बेटा हम बात कर रहे हैं मुख गुहा की, तो हमने मुख गुहा की छत की बात कर ली। अब बात करते हैं पार्श्व दीवारों की। मुख गुहा की जो पार्श्व दीवारें होती हैं वो दांतों और जबड़ों के द्वारा निर्मित होती हैं। जबड़े जो होते हैं वो कंकाल तंत्र का भाग होते हैं, जबकि दांत पाचन तंत्र का भाग होते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे दांतों की संरचना। तो सबसे पहले दांतों की संरचना में देखते हैं कि जो दांत होता है वो 3 भागों द्वारा निर्मित होता है। सबसे पहला भाग क्राउन या शीर्ष, दूसरा भाग नेक गर्दन, और तीसरा भाग जड़। फर्स्ट क्राउन। क्राउन जो होता है दांत का दिखाई देने वाला भाग होता है, अर्थात सबसे ऊपरी भाग होता है। दांत का जो हमें जो दांत दिखाई देते हैं, बाहर से दिखाई देने वाले दांत की जो संरचना होती है वो कहलाती है क्राउन। दूसरा भाग होता है नेक या गर्दन। गर्दन दांत का सबसे छोटा भाग होता है और जबड़ों से जुड़ा हुआ होता है, और वो संरचना या वो यौगिक जिसके द्वारा दांत जबड़े से जुड़ा हुआ होता है वो होता है सीमेंटम। ये भी एक कठोर पदार्थ
होता है। अगर हम बात करते हैं तीसरे भाग की, तो तीसरा भाग होता है रूट या जड़। जड़ की अगर अपन बात करें, जड़ दांत का वो भाग होता है जो जबड़ों में धंसा हुआ होता है। अगर हम इसकी संरचना देखें, आंतरिक संरचना देखें, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो क्राउन होता है, क्राउन शीर्ष भाग के ऊपर एक विशेष प्रकार के पदार्थ की पतली परत उपस्थित होती है और ये पदार्थ होता है इनेमल। ये सफेद रंग का पदार्थ होता है। इनेमल जो होता है जंतु जगत का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। दूसरा भाग होता है डेंटिन। डेंटिन एक ऐसा पदार्थ होता है जो संपूर्ण दांत में पाया जाता है, अर्थात संपूर्ण दांत का निर्माण डेंटिन के द्वारा होता है। अतः डेंटिन जो होता है वो दांत का मुख्य भाग होता है, मुख्य अवयव होता है। अर्थात डेंटिन से क्राउन में, नेक और रूट तीनों भागों का निर्माण किया जाता है। अगर हम बात करते हैं, तीसरा है यहाँ पर एक सीमेंटम। देखिए ये जो है सीमेंटम, सीमेंटम एक ऐसा पदार्थ होता है जिसके द्वारा दांत जबड़े से जुड़े हुए होते हैं। दांतों के बीच में एक गुहा पाई जाती है। यहाँ देखिए दांतों के बीच में एक गुहा पाई जाती है। इस गुहा में सहजोतक, रक्त वाहिनियां और तंत्रिकाएं उपस्थित होती हैं। या नीचे अगर हम जड़ के टर्मिनल एंड या सबसे अंतस्थ सिरे को देखते हैं, तो यहाँ पर एक छिद्र पाया जाता है। जो छिद्र क्या कहलाता है? एपिकल पोर। और इस छिद्र के द्वारा ही रक्त वाहिनियां और तंत्रिकाएं पल्प गुहा में प्रवेश करती हैं। इसकी एक विशेषता होती है कि ये जो एपिकल पोर होता है ये एक निश्चित उम्र के बाद में बंद हो जाता है। जैसे ये छिद्र बंद होता है दांतों की वृद्धि रुक जाती है और जब तक ये छिद्र खुला रहता है तब तक दांत वृद्धि करते रहते हैं। हाँ बेटा, अब हम देखते हैं दांतों के प्रकार, टाइप्स ऑफ टीथ। दांतों के जो प्रकार होते हैं, इसका मतलब दांतों का वर्गीकरण करने के लिए कुछ आधार होता है। उन आधारों में सबसे पहला आधार है दांतों की संरचना और कार्य के आधार पर, अर्थात कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो संरचना और कार्य के आधार पर दांत दो प्रकार के होते हैं, समदंती और विषमदंती। अगर हम बात करते हैं समदंती दांतों की, समदंती जैसे नाम से पता चल रहा है, सम होमो समान, मतलब ऐसे दांत जो संरचना और कार्य में समान होते हैं समदंती दांत कहलाते हैं। इस प्रकार के दांत मेंढक और मछलियों में पाए जाते हैं। दूसरे प्रकार के दांत होते हैं हेटेरोडोंट या विषमदंती। विषमदंती प्रकार के दांत ऐसे दांत जो संरचना और कार्य में अलग अलग होते हैं, मतलब उनका संरचना भी अलग होती है और उनके कार्य भी अलग होते हैं। इस आधार पर इन दांतों को, विषमदंती दांतों को चार भागों में बांटा गया है। इसका मतलब स्तनधारियों में चार प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहला है कृतनक, दूसरा रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। अब हम इन एक एक के देखते हैं। पहला नंबर एक, इंसिजर। कृतनक दांत जो होते हैं वो सबसे आगे के दांत होते हैं। ये छेनी आकार के दांत होते हैं तथा भोजन को काटने और कुतरने में सहायक होते हैं। किसी भी भोजन को अगर हमें काटना है, कुतरना है, तो हम केवल इन कृतनक दांतों का उपयोग ही करते हैं। अगर हम बात करते हैं चूहे और खरगोश में, चूहे और खरगोश की अगर अपन बात करें तो चूहे और खरगोश में कृतनक दांत जीवन पर्यंत वृद्धि करते हैं। ये इनकी वृद्धि जब तक वो जीवित रहते हैं तब तक उनकी वृद्धि होती रहती है। क्यों? इसका क्या कारण है? जैसे कि हमने दांतों की संरचना में देखा था कि जड़ों में टर्मिनल एंड पर एक छिद्र होता है एपिकल पोर। तो चूहे और खरगोश के कृतनक दांतों के एपिकल पोर सदैव खुले होते हैं, वो कभी बंद नहीं होते। अतः ये दांत, इनके खरगोश और चूहे के ये दांत जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं। और इनको साइज को छोटा करने के लिए ये जितनी वृद्धि करते हैं दांत, वो उन दांतों को घिस करके, किसी भी वस्तु को उतर करके या दांतों को एक दूसरे के ऊपर रगड़ करके वो इन दांतों की वृद्धि को कम करते हैं। इसका मतलब उनको घिसते रहते हैं, जिससे जितने एक दिन में जितनी वृद्धि होती है उतने ही वो दांत छोटे हो जाते हैं। दूसरे दांत होते हैं कैनाइन्स और रदनक। रदनक दांत जो होते हैं वो नुकीले होते हैं।
पॉइंटेड होते हैं और भोजन को चीरने और फाड़ने में सहायक होते हैं। इस प्रकार के जो दांत होते हैं वो मांसाहारी प्राणियों में सर्वाधिक विकसित होते हैं। खरगोश में ये दांत अनुपस्थित होते हैं और उन दांतों के स्थान पर कोई अन्य दांत नहीं होता है, बल्कि उनके स्थान पर एक खाली रिक्त स्थान होता है और उस रिक्त स्थान को दंतावकाश या डायस्मेटा कहते हैं। ये कैनाइन दांत जो भी होते हैं ये मांसाहारी प्राणियों में सर्वाधिक विकसित होते हैं, क्योंकि उन्हें शिकार को चीरना फाड़ना होता है। तीसरे हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर दांत जो होते हैं ये भोजन को कूटने और पीसने का कार्य करते हैं और ये त्रिकोणीय दांत होते हैं। इस प्रकार हम बात करते हैं कि मोलर या चर्वणक दांतों का इनका कार्य भी यही होता है, ये भोजन को कूटने और पीसने का कार्य करते हैं और ये चौकोर दांत होते हैं। और मनुष्य में जो लास्ट मोलर होते हैं, सबसे अंतिम मोलर जो होते हैं, उन्हें हम अकलडार्ड या विजडम टीथ कहते हैं। ये हो गया किसके आधार पर? ये हो गया संरचना और कार्य के आधार पर। इन दांतों के प्रकारों का दूसरा आधार है स्थिति के आधार पर। इट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन। ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन टीथ आर ऑफ टू टाइप्स, एक्रोडोंट एंड थिकोडोंट। इसका मतलब स्थिति के आधार पर दांतों को दो भागों में बांटा गया है, अग्रदंती और गर्तदंती। अग्रदंती दांत वो होते हैं जो जबड़े के शीर्ष भाग पर उपस्थित होते हैं, अर्थात वो जबड़े के शीर्ष भाग से जुड़े हुए होते हैं। गर्तदंती दांत जो होते हैं, ऐसे दांत विशेष होते हैं, ये ऐसे दांत जो जबड़ों के बीच स्थित हनुगर्तिकाओं में धंसे होते हैं। इसका मतलब अभी हनुगर्तिकाएं क्या होती हैं? हनुगर्तिकाएं दांतों में जबड़ों में उपस्थित जो खड्डे होते हैं या गर्त पाई जाती हैं उन्हें हनुगर्तिकाएं कहते हैं। और ये जो दांत होते हैं ये जैसे मान लीजिए कि ये जबड़े की हनुगर्तिका है और ये दांत है, तो इस प्रकार से ये दांत जो होते हैं वो इस हनुगर्तिका में धंसे हुए होते हैं। अतः अगर इस दांत को हम निकालें तो ये दांत ऐसे जबड़े के बिना बाहर आ जाएगा। इस प्रकार के दांत कहलाते हैं गर्तदंती और मानव में इसी प्रकार के दांत पाए जाते हैं। हाँ बेटा, अगला आधार है जीवन में उत्पत्ति कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन इन लाइफ की किसी भी प्राणी के जीवन काल में दांत कितनी बार उत्पन्न होते हैं, इसके आधार पर दांतों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला एक बार दंती मोनोफाइडोंट, दूसरा डाइफाइडोंट, तीसरा है पॉलीफाइडोंट मतलब बहुबार दंती। तो पहले अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर कि एक बार दंती, ऐसे दांत जो प्राणी के जीवन काल में केवल एक ही बार उत्पन्न होते हैं, वो दांत एक बार दंती मोनोफाइडोंट कहलाते हैं। दूसरा है द्विबार दंती डाइफाइडोंट, ऐसे दांत जो जीवन काल में प्राणी के जीवन काल में 2 बार उत्पन्न होते हैं। अगर हम मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य में दांतों के 2 सेट उत्पन्न होते हैं। संपूर्ण जीवन काल में 2 सेट उत्पन्न होते हैं। नंबर 1 सेट 1 और सेट 2। तो सेट 1 जो पहला समुच्चय जो होता है दांतों का, उन्हें हम दूध के दांत कहते हैं। और जो दूसरा समूह होता है जो कि सेट 1 या दूध के दांतों को रिप्लेस करते हैं, प्रतिस्थापित करके उनके स्थान पर उत्पन्न होते हैं, वो कहलाते हैं परमानेंट टीथ या स्थायी दांत। दूध के दांत अगर टूट जाते हैं तो उनके स्थान पर परमानेंट टीथ उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन अगर परमानेंट टीथ एक बार टूट जाते हैं तो उसके पश्चात दोबारा दांत उत्पन्न नहीं होते हैं। तो हम बात करते हैं पहले मिल्क टीथ की। तो जो दूध के दांत होते हैं उनकी संख्या होती है 20। दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। और एक छोटे बच्चे का जो दंत सूत्र होता है, डेंटल फॉर्मूला होता है, वो 2120/2120 होता है। हम यहाँ देखें, इसमें देखते हैं तो इंसिजर 4, कैनाइन 2। यहाँ देखने की सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि यहाँ देखना होता है कि जो बच्चा होता है उसमें अग्र चवरने के प्री मोलर दांत अनुपस्थित होते हैं और मोलर्स की संख्या होती है 4। एक दंत सूत्र जो होता है वो आधे ऊपरी और निचले जबड़े को प्रदर्शित करता है, इसलिए हम यहाँ इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जिससे कि संपूर्ण जबड़ा आ जाता है। अगर हम बात करते हैं सेट 2 मतलब स्थायी दांतों की, तो स्थायी दांतों की संख्या होती है 32।
संख्या में 32 होते हैं और एक वयस्क व्यक्ति का जो डेंटल फॉर्मूला है, दंत सूत्र होता है, वो 2123/2123 होता है, जिसमें इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर सभी दांत उपस्थित होते हैं। यहाँ हम देखने की बात यह है, अगर हम वयस्क और बच्चे के दंत सूत्र की तुलना करते हैं तो यहाँ पे प्रीमोलर बच्चे में उपस्थित होते हैं, इसमें प्रीमोलर्स उपस्थित होते हैं। यहाँ पर मोलर्स की संख्या 2 और 2 और यहाँ पर 3 और 3, इसका मतलब यहाँ पर एक अलग से ज्यादा उत्पन्न हो जाते हैं। और जो अंतिम होते हैं वो होते हैं विजडम टीथ या अक्ल दांत। तीसरे जो होते हैं, तीसरे प्रकार के जो दांत होते हैं वो होते हैं पॉलीफायोडोंट। पॉलीफायोडोंट इसका मतलब बहुबार दंती। ऐसे दांत जो किसी प्राणी के जीवन काल में 2 से अधिक बार उत्पन्न होते हैं, उन दांतों को हम पॉलीफायोडोंट कहते हैं। हाँ, अब बात करते हैं हम मुख गुहा के फर्श की। हमने बात कर ली मुख गुहा की छत जहाँ पर तालू उपस्थित है, पार्श्व दीवारें जहाँ पर जबड़े और दांत उपस्थित हैं। अब हम बात करेंगे मुख गुहा की फर्श की। तो मुख गुहा की जो फर्श होती है उस पे एक लचीली मांसल जीभ उपस्थित होती है। देखिए, लचीली मांसल जीभ उपस्थित होती है। जीभ का अग्र सिरा मुक्त होता है और पश्च सिरा हायोइड अस्थि से जुड़ा हुआ होता है और ये एक पतली झिल्ली से जुड़ा हुआ होता है। मतलब जीभ हायोइड अस्थि से एक पतली झिल्ली के द्वारा जुड़ी हुई होती है। इस झिल्ली को अपन कहते हैं फ्रेनुलम और यही झिल्ली जीभ को इस मुख गुहा के निचले भाग से जोड़ने का कार्य करती है। जब हम जीभ की संरचना देखते हैं तो जीभ की सतह पर कुछ पेपिलीज पाई जाती हैं और उन पेपिलीज के साथ साथ उनके आधारीय भाग में स्वाद कलिकाएं या टेस्ट बर्ड पाई जाती हैं। ये जो टेस्ट बर्ड्स होती हैं, स्वाद कलिकाएं होती हैं, ये स्वाद कलिकाएं हमें विभिन्न प्रकार के स्वादों का ज्ञान कराती हैं। अगर हम देखते हैं कि कौन सी स्वाद कलिकाएं किस स्वाद का ज्ञान कराती हैं, वो कहाँ पे उपस्थित होती हैं, इसमें हम डायग्राम में देखते हैं कि जीभ के अग्रभाग पर मीठे स्वाद के लिए, पार्श्व में खट्टे के लिए और पश्च भाग में कड़वे स्वाद के लिए स्वाद कलिकाएं उपस्थित होती है। जबकि इनके बीच में जो पाई जाने वाली स्वाद कलिकाएं होती है, इन तीनों स्वाद क्षेत्रों के अलावा जो मध्य में स्वाद क्षेत्र पाया जाता है, इसकी जो स्वाद कलिकाएं होती हैं वो नमकीन या सॉल्टी टेस्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल या जिम्मेदार होती हैं। तो ये हो गई मनुष्य के जीभ की बात की। मनुष्य की जीभ का अग्र सिरा स्वतंत्र होता है और पश्च सिरा हायोइड अस्थि से जुड़ा हुआ होता है। और हम मेंढक की बात करते हैं, मेंढक में ये विपरीत दिशा में होता है। मेंढक में जीभ का अग्र भाग जबड़े की अस्थि से जुड़ा हुआ होता है और पश्च भाग मुक्त होता है। मतलब उसका पश्च भाग मुक्त होता है कि जब उसको शिकार करना होता है तो अपनी जीभ को ऐसे बाहर निकालता है जिससे शिकार आकर के उसकी जीभ पे बैठ जाता है और वो तुरंत उसको अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। मतलब मेंढक और मनुष्य में या स्तनधारियों में जीभ की ओरिएंटेशन, इनका जो स्थिति होती है वो अलग अलग होती है। ये हमने बात कर ली मुख गुहा की। मुख गुहा के बाद में मुख गुहा से आगे की जो संरचना आती है वो होती है ग्रसनी या फेरिंक्स। ग्रसनी जो होती है एक छोटी गुहा के रूप में होती है। देखिए, एक छोटी गुहा के रूप में होती है और ग्रसनी जो होती है वो भोजन और वायु दोनों के लिए सामान्य मार्ग होती है। अर्थात ग्रसनी को श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों में सम्मिलित किया गया है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अब ये इस संरचना को देखिए, ये कठोर तालु, ये कोमल तालु। तो कोमल तालु का पश्च भाग ग्रसनी के अग्र भाग को 2 भागों में विभाजित करता है। ऊपरी भाग नासाग्रसनी नेसोफेरिंक्स और निचला भाग जो होता है वो ओरोफेरिंक्स या मुख ग्रसनी कहलाता है। ये ऊपरी भाग नेसोफेरिंक्स और निचला भाग ओरोफेरिंक्स या मुख ग्रसनी कहलाता है। नेसोफेरिंक्स द्वारा वायु प्रवेश करती है और ओरोफेरिंक्स द्वारा भोजन प्रवेश करता है। जैसे कि मैंने बताया था कि यूबुला,
जो संरचना होती है, ये दो आंतरिक नासा छिद्र होते हैं। तो निगलन की क्रिया के दौरान ये जो युगला है, ये युगला इन दोनों नासा छिद्रों को ढक लेता है, जिससे मुंह से प्रवेश करने वाला भोजन नाक में प्रवेश नहीं कर पाता है, नाक के द्वारा बाहर नहीं निकल पाता है। अब आगे देखते हैं हम कि ग्रसनी के पश्च भाग में, ग्रसनी के पश्च भाग में दो छिद्र पाए जाते हैं। ग्रसनी के पश्च भाग में दो छिद्र पाए जाते हैं। जो अग्र छिद्र होता है, आगे का जो छिद्र होता है, उसे कहते हैं ग्लोटिस, और ये जो ग्लोटिस होता है वो श्वास नाल का छिद्र होता है। इसके पीछे इसके पीछे वाले भाग में, ट्रेकिया के या श्वास नाल के पीछे वाले भाग में जो छिद्र पाया जाता है, उस छिद्र को अपन कहते हैं गलट। ये छिद्र कहलाता है गलट। और ये जो गलट छिद्र होता है, ये ग्रसिका का छिद्र होता है। अगर हम यहाँ पे देखें, एक संरचना और पाई जाती है दोनों गलट और ग्लोटिस के बीच में, गलट और ग्लोटिस के बीच में उपास्थि से निर्मित, मतलब कार्टिलेज से बनी हुई एक संरचना पाई जाती है, जिसे एपिग्लोटिस या घाटी ढापन कहते हैं। और ये जो एपिग्लोटिस होता है, ये अधिकतर समय ईसोफेगस या ग्रसिका के छिद्र को ढके रहता है। जब निगलन की क्रिया की जाती है, जब भोजन को निगला जाता है, तो भोजन को निगलने के दौरान ये जो एपिग्लोटिस है, ये इस ग्रसिका से हट करके और ट्रेकिया मतलब श्वास नाल या ग्लोटिस को ढक लेता है, जिससे निगलन की क्रिया के दौरान भोजन श्वास नाल में प्रवेश नहीं कर पाता। इसका मतलब कि ग्लोटिस का काम क्या होता है? ग्लोटिस का कार्य होता है कि ये निगलन की क्रिया के दौरान भोजन को श्वास नाल में प्रवेश करने से रोकता है। अगर हम बात करते हैं आगे, तो ये जो ग्रसनी होती है, ये जो ग्रसनी होती है, ये आगे की और एक छोटी नलिका में खुलती है, जिस नलिका को अपन कहते हैं ईसोफेगस या ग्रसिका। ग्रसिका, अगला इसका जो पार्ट आता है वो आता है ग्रसिका, ईसोफेगस। अगर हम ईसोफेगस की बात करते हैं, तो ग्रसिका एक नलिका होती है जो ग्रसनी को आमाशय से जोड़ने का कार्य करती है। इसका और कोई भी कार्य नहीं होता है। ये केवल भोजन को ग्रसनी से आमाशय में स्थानांतरित करने का कार्य करती है। ना इसमें पाचन की प्रक्रिया होती है, ना ही इसमें अवशोषण की प्रक्रिया होती है। केवल भोजन को ग्रसनी से और आमाशय में स्थानांतरित करती है। हाँ बेटा, आहार नाल का अगला भाग होता है स्टमक या आमाशय। आमाशय एक जे आकार की थैलेनुमा संरचना होती है, जिसमें भोजन को संग्रहित किया जाता है। और यहाँ पर जो भोजन है वो 4 से 5 घंटे तक एकत्रित किया जाता है। तो अगर हम बात करें इसकी बाहरी संरचना की, तो इसकी संरचना देखते हैं, तो एक आमाशय में निम्न भाग पाए जाते हैं: कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। ये 4 भागों द्वारा निर्मित होता है। कार्डियक भाग वो भाग होता है जहां पर ग्रसिका खुलती है। आमाशय का वह भाग जहां पर ग्रसिका खुलती है वो कार्डियक कहलाता है। और ये जो ग्रसिका है, ये इस आमाशय में ईसोफेजियल स्फिंक्टर या ईसोफेजियल या ग्रसिकीय अवरोधनी द्वारा खुलता है। और ये जो ग्रसिकीय अवरोधनी होती है, ये एक दिशा होती है। ये भोजन को केवल ग्रसिका से आमाशय में जाने देती है, जबकि आमाशय से ग्रसिका में जाने से उसको रोकती है। इसका सबसे पहला भाग कार्डियक, दूसरा भाग फंडस और तीसरा पाइलोरस होता है। अगर हम बात करते हैं कि आमाशय का सबसे ऊपरी, सबसे निचला और सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो वो होता है फंडस। फंडस जो है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो संपूर्ण भाग है वो कहलाता है फंडस। तो कार्डियक आमाशय का पहला भाग होता है और फंडस आमाशय का सबसे ऊपरी भाग होता है। इसी प्रकार पाइलोरस भाग जो होता है, ये आमाशय का सबसे अंतिम भाग होता है, जबकि सबसे निचला भाग फंडस ही होता है। अब ये जो पाइलोरस भाग है, ये पाइलोरस भाग पाइलोरिक स्फिंक्टर के द्वारा या पाइलोरिक अवरोधनी के द्वारा ग्रहणी में खुलता है, जो कि छोटी आंत का एक भाग होता है। अगर हम बात करते हैं कि आमाशय की दीवार जो होती है, वो संपूर्ण आहार नाल की दीवार से सबसे मोटी होती है। और इसमें जो क्रमाकुंचन गतियां होती है, आमाशय में जो क्रमाकुंचन गतियां होती हैं, उन गतियों के कारण इसमें उपस्थित भोजन को मिश्रित किया जाता है तथा इसमें जठर रस भी मिलाया जाता है।
अगर हम बात करें कि आमाशय की दीवार में छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती हैं, इन ग्रंथियों को हम जठर ग्रंथियां कहते हैं और इन जठर ग्रंथियों के द्वारा जठर रस का स्राव किया जाता है और इस जठर रस में विभिन्न प्रकार के प्रोटीन पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं। तो अगर हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं, ये हो गया अपना आमाशय। आगे बात करते हैं कि आमाशय आगे जाकर के इसमें खुलेगा छोटी आंत में। आमाशय आगे छोटी आंत में खुलता है। अब ये जो छोटी आंत होती है ये 3 भागों में विभेदित होती है, ड्यूडेनम, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। अब इन तीनों संरचनाओं में अलग अलग प्रकार की विशेषता होती है। जैसे अगर अपन बात करते हैं किसकी, ड्यूडेनम की, ग्रहणी जो होती है वो सी या यू आकार की अकुंडलित नलिका होती है। सी और यू आकार की अकुंडलित नलिका होती है और इस सी या यू आकार की अकुंडलित नलिका की दोनों भुजाओं के मध्य, जैसा कि यहाँ पर इस डायग्राम में दिया हुआ है, ये ग्रहणी, इनकी दोनों भुजाओं के मध्य में एक पीले रंग की पत्तीनुमा अग्नाशय ग्रंथि उपस्थित होती है और इस भाग में, ग्रहणी में केवल पाचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। छोटी आंत का दूसरा भाग होता है जेजुनम। जेजुनम भाग जो होता है ये कुंडलित संरचना होती है या कुंडलित नलिका के रूप में पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं तो इसमें पाचन और अवशोषण दोनों की प्रक्रियाएं संपन्न होती है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा प्रक्रिया जो होती है वो होती है अवशोषण की। अगर हमें पूछा जाए कि आहार नाल में सर्वाधिक अवशोषण की प्रक्रिया कहाँ पे संपन्न होती है तो हमारा आंसर होना चाहिए कि जेजुनम की। जेजुनम में सर्वाधिक अवशोषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। और सबसे अंतिम भाग होता है इलियम। छोटी आंत का तीसरा और अंतिम भाग होता है इलियम और ये जो इलियम होता है ये अति कुंडलित हाईली कॉइल्ड भाग होता है और इस भाग में अवशोषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब बेटा जब हम छोटी आंत की आंतरिक संरचना देखते हैं तो इसकी आंतरिक संरचना में छोटे छोटे अंगुलीनुमा उभार पाए जाते हैं। छोटे छोटे अंगुलीनुमा उभार पाए जाते हैं। इन अंगुलीनुमा उभारों को अपन कहते हैं बिलाई या रसांकुर और इन रसांकुरों के साथ साथ छोटी छोटी संरचनाएं और पाई जाती हैं, इनको अपन कहते हैं माइक्रोबिलाई या सूक्ष्मांकुर। मतलब छोटी आंत की दीवार में रसांकुर और सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं रसांकुरों की तो रसांकुर जो होते हैं ये छोटी आंत के अवशोषण दर को 100 से 200 गुना बढ़ा देते हैं, जबकि ये रसांकुर और सूक्ष्मांकुर दोनों मिलकर के इस छोटी आंत की अवशोषण सतह में 400 से 600 गुना वृद्धि कर देते हैं। इसीलिए छोटी आंत में सर्वाधिक अवशोषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। अगर हम एक माइक्रोबिलाई या बिलाई की संरचना देखते हैं तो इसका टीएस देखने पर हम पाते हैं कि इसके मध्य में एक लसिका वाहिनी होती है और रक्त वाहिनी या ब्लड कैपिलरी या रक्त केशिकाएं पाई जाती हैं। अब इन दोनों का कार्य अलग अलग होता है। अगर हम बात करते हैं लेक्टेल या दुग्ध वाहिनी की तो दुग्ध वाहिनी जो होती है ये वसा के अवशोषण से संबंधित होती है, ये केवल वसा का अवशोषण करती है, जबकि और दूसरे पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जल, खनिज लवण, विटामिन आदि इन सभी का जो अवशोषण है वो इन रक्त केशिकाओं के द्वारा किया जाता है। इन सभी पदार्थों को अवशोषित करके इन रसांकुरों या सूक्ष्मांकुरों के द्वारा इन सभी पदार्थों या पचित भोज्य पदार्थों को अवशोषित करके और छोटी आंत में डाल दिया जाता है। अब अगला भाग होता है बड़ी आंत। छोटी आंत के बाद में बड़ी आंत। अब सबसे पहले तो ये देखते हैं कि छोटी आंत और बड़ी आंत इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। छोटी आंत को छोटी आंत क्यों कहते हैं, बड़ी आंत को बड़ी आंत क्यों कहा जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत का व्यास बड़ी आंत की तुलना में कम और लंबाई अधिक होती है, इसलिए इसको हम छोटी आंत कहते हैं। और बड़ी आंत का व्यास छोटी आंत की तुलना में अधिक व लंबाई कम होती है, अतः इसे बड़ी आंत कहा जाता है। तो जिस प्रकार छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है वैसे ही बड़ी आंत को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला सीकम या अंधनाल, दूसरा कॉलोन और तीसरा रेक्टम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीकम या अंधनाल की। सीकम या अंधनाल जो होती है एक छोटे थैलेनुमा संरचना होती है और इसमें
इलियम जो कि छोटी आंत का अंतिम भाग होता है, इलियम सीकम में इलियोसीकल कपाट के द्वारा खुलती है। इलियम इलियोसीकल कपाट के द्वारा सीकम या अंधनाल में खुलती है। अंधनाल जो होती है ये मनुष्य में क्रियाहीन और जितने भी शाकाहारी प्राणी होते हैं उनमें क्रियाशील होती है, और उन शाकाहारी प्राणियों में सीकम में सेलुलोज का पाचन किया जाता है। अर्थात सीकम में सेलुलोज का पाचन होता है और ये सिर्फ हर्बीवोरस या शाकाहारी प्राणी में होता है, मनुष्य में यह क्रियाहीन होती है। इसके अलावा यहाँ देखते हैं कि इस सीकम के साथ एक छोटी नलिका पाई जाती है, दिखाई दे रही है। ये जो छोटी नलिका होती है, ये इस छोटी नलिका को अपन कहते हैं अपेंडिक्स। ये छोटी नलिका होती है अपेंडिक्स। और अपेंडिक्स का कार्य क्या होता है? शाकाहारी प्राणियों में, शाकाहारी प्राणी जिनमें सेल्यूलोज का पाचन होता है, उन प्राणियों की अपेंडिक्स में एक सहजीवी जीवाणु रहता है जो कि सेलुलेज नामक एंजाइम स्रावित करता है। मतलब इसमें रहने वाला सहजीवी जीवाणु सेलुलेज नामक एंजाइम स्रावित करता है, और ये जो सेलुलेज एंजाइम है, इस सेलुलेज एंजाइम को इस सीकम में भेजा जाता है जहां पर सेलुलोज का पाचन होता है। अब जैसे कि देखा कि मनुष्य में ये सीकम कैसी होती है? क्रियाहीन होती है, और अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं होता है। इसका मतलब ये जो अपेंडिक्स है मनुष्य में लगातार छोटी होती चली जा रही है। मतलब इसका आकार जैसे जैसे पीढ़ियों तक पीढ़ियां खत्म होती जा रही हैं, वैसे वैसे इसका आकार छोटा होता चला जा रहा है। इसलिए मनुष्य में इसे अवशेषी अंग के रूप में माना जाता है। इसका मतलब कि ये जो अपेंडिक्स होती है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स या कृमि रूपी परिशेषिका मनुष्य में अवशेषी होती है। क्यों? क्योंकि इसका कोई कार्य नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। अब दूसरा भाग होता है कॉलोन। कॉलोन भाग जो होता है ये 3 भागों में विभाजित होता है, असेंडिंग कॉलोन, आरोही कॉलोन, अनुप्रस्थ कॉलोन और अवरोही कॉलोन। 3 भागों में विभाजित होता है, और इस भाग में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है। यहाँ केवल जल और कुछ पदार्थों का, या जैसे खनिज लवणों का, कुछ खनिज लवणों और जल का अवशोषण किया जाता है। और सबसे अंतिम भाग होता है रेक्टम या मलाशय। मलाशय भी एक थैलेनुमा संरचना होती है जिसकी दीवार में खिंचावग्राही उपस्थित होते हैं। इसका कार्य होता है कि यहाँ से जो अपचित भोज्य पदार्थ आया है वो समस्त अपचित भोज्य पदार्थ इस मलाशय में एकत्रित होता रहता है, और जैसे जैसे मलाशय भरता रहता है वैसे वैसे इसके खिंचावग्राहियों में खिंचाव उत्पन्न होता है, और ये खिंचाव जैसे ही खिंचाव उत्पन्न होता है ये मस्तिष्क को संदेश भेजता है कि मलाशय पूरी तरह से भर चुका है, अब इसको खाली करना है। और ये जो मलाशय है ये गुदानाल और गुदा द्वार द्वारा शरीर से बाहर की ओर खुलता है। तो अगर हम बात करते हैं इसकी गुदा द्वार की, तो गुदा द्वार में बाहर की पेशियां, ध्यान देने की चीज है कि गुदा द्वार की बाहर की पेशियां ऐच्छिक होती हैं जिन पे हमारा नियंत्रण होता है, और आंतरिक पेशियां अनैच्छिक होती हैं। जब हम रेक्टम का दाब सहन नहीं कर पाते हैं, किसी ऐसी परिस्थितियां होती है कि हम जैसे किसी ट्रेन में बैठे हैं या प्लेन में बैठे हैं या जहां पर ऐसी कोई सुविधा नहीं है, उस परिस्थिति में जब इसमें ज्यादा मात्रा में मल भर जाता है तो उस परिस्थिति में ये ऐच्छिक पेशियां अनैच्छिक पेशियों में परिवर्तित हो जाती हैं। जो छोटा बच्चा होता है, इस छोटे बच्चे में ये जो बाहर की पेशियां, गुदा द्वार के बाहर की पेशियां भी अनैच्छिक ही होती हैं।